नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप सभी लोग जो है अपने विषयों का रिवीजन कर रहे होंगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को यह बात पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की जो परीक्षा होने वाली है वह जो है कब उसकी जो तिथियां हैं उसको जारी कर दिया गया है। 23 से 31 अगस्त 2024 के मध्य जो है यह परीक्षा को आयोजित किया जाएगा। दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह कहा गया था जब परीक्षा रद्द हुई थी कि परीक्षा को 6 महीने के भीतर जो है शुचितापूर्ण तरीके से करवा लिया जाएगा और इस दिशा में सरकार के द्वारा उठाया गया है कदम बहुत तीव्र गति से लिया गया है। किसी को इतना अनुमान नहीं था कि परीक्षा इतनी जल्दी हो जाएगी, ठीक है, लेकिन फिर भी सरकार के द्वारा ये चीज़ें की जा रही हैं। तो आपके परीक्षा में जो है बहुत कम समय बचा हुआ है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज़ करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को प्रैक्टिस करना है। इसी संदर्भ में दोस्तों आज हम आपके समक्ष जो है एक प्रैक्टिस सेट के माध्यम से उपस्थित हुए हैं। इसमें हमारी कोशिश ये रहे कि जो भी सवाल आपसे डिस्कस किए जाएं उनकी व्याख्या भी आपको बताई जाए, जिससे सवाल अगर रिपीट भी ना हो तो वो चीज़ें आपके आसपास रेंज में रहें। तो आज हमारा जो है पहला प्रैक्टिस सेट है। इसमें हम हिंदी और जीके जीएस के जो महत्वपूर्ण सवाल हैं उनकी प्रैक्टिस पूरी तरीके से करेंगे, ठीक है। और चलिए इसकी शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों इसमें 10 से 15 सेट हैं पूरे और इनको हम कवर करवाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जल्दी से जल्दी चीज़ें आपके लिए हो जाएं। तो ये दोस्तों आज हमारा ये जो है पहला प्रैक्टिस सेट है। आप सभी लोगों को पता है ये फर्स्ट नंबर का प्रैक्टिस सेट है और आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे हिंदी से, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है दोस्तों हिंदी के भी बहुत अच्छे सवाल आते हैं। लगभग 37 से 38 सवाल आते हैं। तो हिंदी भी अपने आप में एक जो है सिलेक्शन के लिए निर्धारित करने वाला पोर्शन हो जाता है। तो सबसे पहले इसकी हम शुरुआत करते हैं आज हिंदी से और उसमें हम पैराग्राफ से इसकी शुरुआत करते हैं, ठीक है। चलिए अपने पहले पैराग्राफ से इसकी शुरुआत करते हैं। निर्देश प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 5 तक निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। यानी कि आपको एक गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ने के बाद जो है नीचे 1 से लेकर के 5 प्रश्न तक दिए गए हैं, उनके उत्तर आपको इसी गद्यांश पर आधारित देना है। ध्यान रखिएगा, अपना दिमाग अलग से नहीं लगाना है। चलिए पढ़ते हैं इसको। आग राज कपूर द्वारा निर्मित और निर्देशित पहली फिल्म थी जिसका सिनेमा घरों में प्रदर्शन 1948 में हुआ था। उस समय किसी ने यह भी नहीं सोचा था कि 23 साल का नौजवान जो है फिल्मी दुनिया में एक क्रांति लेकर आया है। इस फिल्म में एक नव स्वतंत्र देश के नौजवानों की इच्छाओं की कहानी है जो अपनी ज़िंदगी को नए ढंग से जीना चाहते हैं। इसमें उस समय की 3 प्रसिद्ध नायिकाएँ नरगिस, कामिनी कौशल और निगार सुल्ताना थी, ठीक है। इस फिल्म के लेखक इंदराज आनंद, छायाकार BN रेड्डी, संगीत पृथ्वी थिएटर्स के स्थायी संगीतकार राम गांगुली ने तैयार किया था। इस फिल्म की छाप अथवा प्रभाव आगे की सत्यम शिवम सुंदरम और मेरा नाम जोकर आदि की फिल्म में भी देखा जा सकता है। दोस्तों ये पैराग्राफ जो है एक बार चाहे तो आप इसे अपने स्तर पर भी गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। इस पैराग्राफ के आधार पर जो है हम प्रश्नों के उत्तरों को देखने का प्रयास करेंगे और उसकी व्याख्या भी आपको बताएंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। इसमें आग फिल्म की जो कथा आधारित है, वो किस पर आधारित है? तो दोस्तों वह नौजवानों पर आधारित है। किस पर आधारित है? तो वह नौजवानों पर आधारित है। इसमें कहा गया है पैराग्राफ में, आग फिल्म की कहानी एक नव स्वतंत्र देश के नौजवानों की इच्छाओं की कहानी है। नव स्वतंत्र देश के नौजवानों की जो है इच्छाओं की कहानी है जो अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीना चाहते हैं, ठीक है। हमारा जो अगला सवाल है, आग नामक फ़िल्म का प्रदर्शन कब किया गया? आग नामक फ़िल्म का जो प्रदर्शन है वह कब किया गया है? तो दोस्तों वह कब किया गया है? तो 1948 में किया गया है, ठीक है। कब किया गया है? 1948 में किया गया है। और दोस्तों यह राज कपूर द्वारा निर्देशित दोस्तों यह पहली फ़िल्म थी, ठीक है। कौन से नंबर की फिल्म थी? तो यह पहली फ़िल्म थी, ध्यान रखिएगा। राज कपूर की द्वारा निर्देशित जो है यह पहली फ़िल्म थी, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। आग, हमारा अगला सवाल जो है, निम्नलिखित में से आग फिल्म की नायिका नहीं है। निम्नलिखित में से आग फिल्म की नायिका नहीं है। कौन नायिका नहीं है? तो वो है मधुबाला, ठीक है। आग फिल्म की नायिका नहीं है मधुबाला। और इनकी जो अन्य नायिकाएँ कौन कौन सी हैं? तो नरगिस हैं और कामिनी कौशल हैं, निगार सुल्ताना हैं। ये तीनों आग फिल्म की जो है नायिकाएं हैं। लेकिन मधुबाला जो एक्ट्रेस हैं इनका संबंध जो है आग फिल्म से नहीं है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। इस फिल्म का प्रभाव राज कपूर की किस फिल्म में मिलता है?
इस फिल्म का जो आग फिल्म है इसका प्रभाव जो है आगे की किस फिल्म में मिलता है? तो आप सभी लोगों को अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या बताया था? तो सत्यम शिवम सुंदरम में मिलता है। और इसके अलावा मेरा नाम जोकर में भी मिलता है। इसके अलावा किस में मिलता है? तो मेरा नाम जोकर इस फिल्म में भी जो है इसका प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है, इस फिल्म में भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। हमारा अगला सवाल जो है, आग के प्रदर्शन के समय राज कपूर की उम्र कितनी थी? आग फिल्म जब प्रदर्शित की गई थी उस समय जो है राज कपूर की उम्र कितनी थी? उस समय राज कपूर की उम्र दोस्तों कितनी थी? 23 साल थी। ठीक है, 23 साल के युवा थे उस समय, और किसी ने यह नहीं सोचा था कि यह जो है फिल्म की दुनिया में इतनी क्रांति कर देंगे। तो ये सारे सवाल जो हैं पैराग्राफ पर जो आधारित थे, बहुत सरल सवाल थे। तो आपको दोस्तों क्या करना है, पैराग्राफ को बहुत अच्छे से पढ़ना है केयरफुली तरीके से, और सारे जो प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको पैराग्राफ पर आधारित देने हैं। अपने आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर प्रश्नों के उत्तर नहीं देना है। ठीक है, हमारा अगला सवाल जो है हिंदी का, मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही जो है किस उपभाषा की बोली है? तो आप सभी लोगों को पता है मगही जो है किस भाषा की उपबोली है? तो दोस्तों मगही जो है बिहारी उपभाषा की बोली है, बिहारी उपभाषा की जो है बोली है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बिहारी जो भाषा है, उपभाषा है, इसमें किनको किनको और शामिल किया जाता है? तो इनमें शामिल किया जाता है भोजपुरी को शामिल किया जाता है। ठीक है, भोजपुरी को शामिल किया जाता है। इसके अलावा मैथिली भाषा को भी शामिल किया जाता है, मैथिली भाषा को भी शामिल किया जाता है। ठीक है, एक तो बिहारी उपभाषा में भोजपुरी को शामिल किया जाता है, दूसरा मैथिली को शामिल किया जाता है, और तीसरी कौन सी हो गई? तो तीसरी ये मगही है। ठीक है, इन 3 भाषाओं को शामिल किया जाता है बिहारी उपभाषा में। हमारा अगला सवाल है, रावण सिर सरोज बनचारी, चली रघुवीर सिली मुखधारी। इसमें सिली मुख में कौन सा अलंकार है? आपसे ये पूछा गया है। एक बार आपको और इसको देख लेना है। ठीक है, रावण सिर सरोज बनचारी, चली रघुवीर सिली मुखधारी। ठीक है, इसमें जो सिली मुख है इसके संबंध में कौन सा अलंकार है ये पूछा गया है। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा दोस्तों? इसमें हो जाएगा श्लेष अलंकार। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। अब श्लेष अलंकार की जो परिभाषा क्या होती है वो भी आपको पता होनी चाहिए। श्लेष अलंकार किसको कहा जाता है? तो श्लेष अलंकार दोस्तों किसको कहा जाता है? जब किसी शब्द का प्रयोग केवल एक बार किया जाए, जब किसी शब्द का प्रयोग एक बार किया जाए, यानी कि इस उदाहरण में आप देखिए सिली मुख का प्रयोग सिर्फ एक बार किया गया है, लेकिन इसका अर्थ जो है एक से अधिक हो, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर सिली मुख के 2 अर्थ हैं, सिली मुख के 2 अर्थ हैं। एक तो है बाण, ठीक है, एक तो क्या है? एक है बाण और दूसरा क्या है? भौंरा। एक तो बाण है और दूसरा भौंरा, इसके 2 अर्थ हैं। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो है श्लेष अलंकार है। ठीक है, यहाँ पर श्लेष अलंकार है। हमारा अगला सवाल जो है, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? विस्मय स्थायी भाव जो होता है किस रस में होता है? तो दोस्तों विस्मय स्थायी रस जो है किस में होता है? स्थायी भाव जो होता है विस्मय, वह किस रस से संबंधित है? तो वह अद्भुत रस से संबंधित है। यानी कि कोई चीज़ जब आप अचानक से देखते हैं, आपको चौंकाने वाली होती है, तो उसमें कौन सा स्थायी भाव होता है? तो विस्मय का। ठीक है, अब आपको ये भी पता होना चाहिए, अभी तो जैसे मान लीजिए कि विस्मय स्थायी भाव किस रस में है ये पूछा गया है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? यानी कि हास्य रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो इसका स्थायी भाव हास है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका स्थायी भाव क्या है? तो हास है। अगर आपसे शांत रस का पूछा जाए तो शांत रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? निर्वेद हो जाएगा, निर्वेद। ठीक है, क्या हो जाएगा? निर्वेद हो जाएगा, या सम हो जाएगा। इसके अलावा एक और हो जाएगा, इसका वैराग्य हो सकता है। ठीक है, अगर आपसे विभत्स रस का स्थायी भाव पूछ लिया जाए तो ये भी आपको पता होना चाहिए, विभत्स रस का जो स्थायी भाव है वो क्या होगा? जुगुप्सा होगा, जुगुप्सा। ठीक है, वो क्या होगा? जुगुप्सा होगा। इसी को क्या कह सकते हैं? घृणा कह सकते हैं,
ये बात आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों यहाँ पर सारे सवालों के हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा अलग अलग आपको एक्सप्लेनेशन भी दे दिया जाए, जिससे आप जो है बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को तैयार कर पाएँ। हमारा अगला सवाल जो है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाएँ, बलिहारों गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। आपने इस पंक्तियों को बहुत बार सुना होगा अध्यापकों के द्वारा, खुद से भी शिक्षक दिवस के अवसर पर आप लोगों ने खासकर इसे सुना होगा। तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारे गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। इस उक्त में जो है इस पद्यांश के रचयिता कौन है, आपसे यह पूछा गया है। तो इस पंक्ति के, इस पद्यांश के जो है रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता जो हैं कबीरदास जी हैं। ध्यान रखिएगा, कबीरदास जी इसके रचयिता हैं। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और यह कबीरदास की किस कृति से लिया गया है इन पंक्तियों, तो कबीरदास की बीजक से लिया गया है। कबीरदास की जो एक बीजक है कृति, बीजक कृति से जो है इसको लिया गया है। ये पंक्तियां कहाँ से संबंधित हैं, तो बीजक कृति से संबंधित हैं, जिसको किसके द्वारा लिखा गया है, कबीरदास जी के द्वारा लिखा गया है। आपसे एक सवाल पूछा गया है, चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, तो दोस्तों इसमें होती हैं 16 मात्राएं। ठीक है, चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती हैं। आपको इसके बारे में थोड़ा चीज़ें और बता देता हूँ। चौपाई छंद जो है दोस्तों, चौपाई छंद जो है एक सममात्रिक छंद है, एक सममात्रिक छंद है। ठीक है, एक सममात्रिक छंद होता है। ठीक है, और इसमें जो है प्रत्येक चरण में जो है 16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा जो होती हैं, और अंत में गुरु वर्ण आते हैं। इनके जो अंत में होता है वो बड़ा अक्षर आता है, गुरु वर्ण आता है। ठीक है, और अंत में जगड़ तथा तगड़ का आना वर्जित है। और इसी में चौपाई छंद में ही दोस्तों की एक खास विशेषता क्या है, अंत में जगड़ तथा तगड़ का आना वर्जित माना जाता है। ठीक है, वर्जित माना जाता है। जगड़ और तगड़ का जो आना है इसमें वर्जित माना जाता है। तो ये चीज़ें जो है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो आपकी चीज़ें जो है बहुत अच्छे तरीके से हो जाएंगी। चलिए अपने अगले सवाल को देखते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है, हमारा अगला सवाल दोस्तों ये है, ये थोड़ा सा सवाल टेक्निकल हो सकता है। यदि ए आए ओ आओ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इनके स्थान पर क्रमशः ए आए अव आओ हो जाता है। यह संधि कौन सी है, किस संधि की यह परिभाषा है, किस संधि की डिफिनेशन में यह बात बताई गई है कि यदि ए आए ओ आओ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाएगा तो उसका जो है उसके स्थान पर क्या प्रयोग किया जाएगा, आए आओ, आए प्रयोग किया जाएगा, आओ प्रयोग किया जाएगा। यह किस संधि की विशेषता है, तो आपको बताना है यह किस संधि की विशेषता है। तो यह संधि जो है किसकी विशेषता है, यह आयादि संधि की विशेषता है। ध्यान रखिएगा, आयादि संधि की विशेषता क्या है, यदि इसमें जो है ए आए ओ आओ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाता है तो उसके स्थान पर क्रमशः आए और आओ हो जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये एक सवाल जो है, सवाल नंबर 12, यह थोड़ा सा जटिल सवाल है। आपको बहुत केयरफुली इसको पढ़ना है और अच्छे से इसको उत्तर देने का प्रयास करना है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इस प्रश्न में वाक्य में पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 संख्या दी गई है। यानी कि इसका जो पहला भाग क्या है 1 है और अंतिम भाग क्या है 6 है। इसको 1 और 6 के नंबर से जो है डिनोट किया गया है। बीच में आने वाले अंश को या रा ला वा से अंकित किया गया है, या रा ला वा से इनको अंकित किया गया है। ठीक है, यह चारों उचित क्रम में नहीं है, यानी कि जैसे दिए गए हैं उसी क्रम में नहीं है। इन चारों को उचित क्रम में लगाना है आपको, ताकि एक शुद्ध वाक्य बन सके। यानी कि इनको क्रम में इस प्रकार से लगाना है कि एक बहुत अच्छा, एक सुंदर सा वाक्य जो है, एक अर्थपूर्ण वाक्य जो है निर्मित हो सके। ठीक है, बताना है आपको। तो इनको आप क्या करिए, बताइए। चलिए मैं पढ़ देता हूँ एक बार। मजदूरों की बस्तियों में वहाँ के बेकार रहने वाले व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अनजान होने से और कल्याणकारी कार्यकलाप के ना होने से तथा मनोरंजन, शिक्षा आदि की सुविधाओं
बिगड़ने की संभावना रहती है। दोस्तों इसको आप वीडियो को पॉज करिएगा, उसके बाद इसको आप अपने स्तर पर एक बार अटेम्प्ट करिएगा, बताइएगा फिर क्या होता है इसका एक जो अर्थ होता है तो वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। क्योंकि आपके पास समय कम है, चीज़ों को करवाना बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसे आपको चीज़ों को बता देता हूँ। इसका जो अर्थ होगा आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या हो जाएगा, मजदूरों की बस्तियों में, आपको ध्यान रखना है, गौर से सुनना है, मजदूरों की बस्तियों में व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अनजान होने से, ठीक है। मजदूरों की बस्तियों में यानी कि पहले एक आया फिर ये दो आया, मजदूरों की बस्तियों में व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अनजान होने से तथा मनोरंजन शिक्षा आदि की सुविधाओं से, ये 3 नंबर में आ जाएगा, ठीक है। मनोरंजन शिक्षा आदि की सुविधाओं और कल्याणकारी कार्यकलापों के ना होने से, ठीक है। यहाँ पर और कौन सा अच्छा रहेगा, एक मिनट, कल्याणकारी कार्यकलापों के ना होने से वहाँ के बेकार रहने वाले व्यक्तियों के बिगड़ने की संभावना जो है अधिक हो जाती है। वहाँ के बेकार लोग हैं यानी कि इसको कौन सा नंबर दे देंगे, इसको हम 5वां नंबर कर देंगे, ठीक है। इसको हम 5वां नंबर कर देते हैं। ये कौन सा नंबर हो जाएगा, 5वां नंबर हो जाएगा। वहाँ के बेकार रहने वाले व्यक्तियों के बिगड़ने की जो संभावना होती है वह अधिक होती है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, पहली लाइन और अंतिम लाइन में कोई परिवर्तन नहीं करना है। बीच के जो सारी लाइनें हैं इनको आप ऊपर नीचे करके एक सेंटेंस बनाइएगा, तो इससे आपको एक सेंटेंस बनकर नजर आएगा। मैंने नंबर डाल दिए हैं, नंबर के आधार पर आपको क्या करना है, इनको ध्यान रखना है और उसी आधार पर इनमें क्या परिवर्तन हुआ है, ए विकल्प में जो है या रा व ला या इस तरह से यह परिवर्तित हुए हैं, ठीक है। इनको आप ध्यान रखिएगा। एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ। मजदूरों की बस्तियों में व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अनजान होने से तथा मनोरंजन शिक्षा आदि की सुविधाओं में कमी और कल्याणकारी कार्यकलापों के ना होने से वहाँ बेकार रहने वाले व्यक्तियों के बिगड़ने की संभावनाएं जो हैं अधिक हो जाती हैं। यानी कि इनमें ए ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। बीच के जो विकल्प हैं इस तरह से परिवर्तित होंगे। खेत का सही तत्सम क्या है, तो दोस्तों खेत शब्द का जो है सही तत्सम क्या हो जाएगा, तो क्षेत्र हो जाएगा। आप सभी लोगों को पता है तत्सम शब्द क्या होते हैं। तत्सम शब्द जो होते हैं संस्कृत के शब्द होते हैं, ध्यान रखिएगा। तत्सम शब्द जो होते हैं वो संस्कृत के शब्द होते हैं और उनसे जिन शब्दों का निर्माण हिंदी में किया जाता है उनमें से निर्मित जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है हिंदी में उन्हें हम तत्भव शब्द कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और तत्सम जो है तत् और सम शब्द से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, उसके समान, यानी कि संस्कृत के समान जो है इसका अर्थ होता है। आपको कुछ तत्सम शब्द जैसे पता होंगे, अग्नि होती है, वायु होता है, ठीक है। तत्सम शब्द कुछ अन्य आपको ध्यान रखने हैं, जैसे अग्नि हो गया, वायु हो गया, इसके अलावा पत्र हो गया, सूर्य भी दोस्तों एक तत्सम शब्द है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, सूर्य भी एक तत्सम शब्द है। ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान की जो है समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है दोस्तों, तो वहाँ पर दोस्तों होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसकी जो है विशेषता अन्य क्या होती है, तो इसकी विशेषता जो होती है जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त होती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस प्रकार के काव्य में सामान्यतः मनु मानो, जनु जानो और मनहु या जानहु शब्दों का जो है प्रयोग किया जाता है। आपका मुख मानो चंद्रमा है, यानी कि आपके मुख की तुलना किससे की जा रही है, चंद्रमा से की जा रही है, ठीक है। यहाँ पर उनकी समानता की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, ध्यान रखिएगा। तो हमारा अगला सवाल जो है, देख सुदामा की दीन दशा
करुणा करिके करुणा निधि रोए, में कौन सा रस है, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोए, में कौन सा रस है। तो कौन सा रस है दोस्तों, इसमें कौन सा रस है, तो इसमें कौन सा रस है दोस्तों, तो वह करुण रस है, क्योंकि रोने की बात की जा रही है। ठीक है, रोने के जो अन्य अन्य दशाएं अलग अलग होती हैं, उनको अलग अलग रसों में जो है परिवर्तित किया जाता है, जाना जाता है उनको अलग अलग नामों से। तो इसमें जो है कौन सा हो जाएगा, करुण रस हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा की दशा को देखकर अपने आंसू बहा रहे हैं, इसलिए इसमें जो है करुण रस है। अगर नायक और नायिका एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, तो अगर नायक और नायिका एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं तो उसमें वियोग श्रृंगार होता है। ध्यान रखिएगा, उसमें कौन सा श्रृंगार होता है, तो वियोग श्रृंगार होता है। इसका उदाहरण आप एक ये देख सकते हैं, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। अगर आपसे यह उद्धरण दे दिया जाए, यह पंक्तियाँ पूछ ली जाएं तो किससे संबंधित है, तो आपको बताना है किससे संबंधित हैं, तो यह वियोग श्रृंगार से संबंधित हैं। इसमें नायक और नायिका के बिछड़ने की जो दशाएं हैं उनका वर्णन किया गया है। ठीक है, हमारा अगला सवाल जो है, आजन्म शब्द में कौन सा समास है। आजन्म शब्द में कौन सा समास है, तो आजन्म शब्द में दोस्तों कौन सा समास है, तो यह अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसका जो प्रथम पद अव्यय होता है और वह प्रधान होता है। ठीक है, जिस समास का प्रथम पद अव्यय तथा प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है। और इसके कुछ अन्य आपको उदाहरण ध्यान रखना है, अव्ययी भाव समास के कुछ अन्य उदाहरणों को भी आपको ध्यान रखना है। वो कौन से हैं, तो वो हैं दोस्तों, आजन्म तो आपने पहले ही देख लिया। इसके अलावा आपको देखना है यथाशक्ति, यथाशक्ति, एक सेकेंड, यथाशक्ति ध्यान रखना है। इसके अलावा एक शब्द आपको ध्यान रखना है, हर दिन, हर दिन, हर दिन भी ध्यान रखना है। प्रतिदिन भी ध्यान रखना है, प्रतिदिन, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा उपकूल ध्यान रखना है, उपकूल। ये जो वर्ड हैं, ये जो शब्द हैं, ये किससे संबंधित हैं, तो ये अव्ययी भाव समास से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए अपने अगले सवाल को देखते हैं। तल्लीन, तल्लीन शब्द सही उपसर्ग का विच्छेद क्या है, यानी कि तल्लीन शब्द है जो इसका संधि विच्छेद क्या है, सही तरीके से आपको बताना है कि कौन सा इसका संधि विच्छेद है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, सवाल नंबर 17 में तो क्या हो जाएगा, आप सभी लोग बताइए। एक बार दोस्तों आप अपने स्तर पर जो है कमेंट करिए। ठीक है, कौन सा हो जाएगा इसमें 17 में, तो इसमें हो जाएगा डी, तत् धन लीन जो है उसको तल्लीन का संधि विच्छेद माना जाता है। तत् धन लीन को तल्लीन का जो है संधि विच्छेद माना जाता है। और यह जो है तल्लीन जो है दोस्तों किस प्रकार की संधि का उदाहरण है, तो यह व्यंजन संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। ये बात आपको ध्यान रखना है, व्यंजन संधि। ठीक है, और इसमें इसका जो अगला सवाल है, चलिए उसको देखते हैं। हंस पत्रिका के संस्थापक कौन थे, हंस पत्रिका के संस्थापक कौन थे, तो हंस पत्रिका के संस्थापक दोस्तों कौन थे, तो ये थे प्रेमचंद। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हंस पत्रिका के जो संपादक थे वो थे दोस्तों प्रेमचंद थे, ये बात आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपको एक चीज़ इनके बारे में और ध्यान रखनी है कि ये हंस पत्रिका जो है कब प्रकाशित हुई, तो 1930 में प्रकाशित हुई। कहाँ से, 1930 में प्रकाशित हुई थी। और कहाँ से प्रकाशित हुई, तो दोस्तों यह बनारस से प्रकाशित हुई थी, बनारस से यह जो है प्रकाशित हुई थी, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब आपको कुछ अन्य जो विकल्प दिए गए हैं इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। जैसे धर्मवीर भारती की जो कृति है वो कौन सी है, तो धर्मयुग पत्रिका है इनकी, कौन सी है, तो धर्मयुग पत्रिका, धर्मयुग पत्रिका है इनकी। ठीक है, धर्मयुग पत्रिका है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और धर्मयुग पत्रिका जो है यह कब प्रकाशित हुई, तो यह प्रकाशित हुई थी 1950 में, 1950 में। और कहाँ से प्रकाशित हुई, तो बम्बई से प्रकाशित हुई, बम्बई से प्रकाशित हुई। इसके अलावा आपको निराला जी की पत्रिका को भी ध्यान रखना है। निराला जी की पत्रिका कौन है, तो इनकी पत्रिका का नाम है समन्वय पत्रिका, समन्वय पत्रिका, समन्वय पत्रिका। यह कब प्रकाशित हुई, तो यह 1922-23 में प्रकाशित हुई थी,
ठीक है। 1922-23 में जो है यह पत्रिका प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा यह कहाँ से प्रकाशित हुई, तो दोस्तों यह प्रकाशित हुई थी कलकत्ता से, ठीक है, कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा आपको एक अन्य ध्यान रखना है, अज्ञेय जी की पत्रिका कौन सी है, तो वो है प्रतीक पत्रिका, ठीक है। अब ये कब से प्रकाशित हुई थी, ये 1947 से प्रकाशित हुई थी। और कहाँ से प्रकाशित हुई थी ये भी आपको ध्यान रखना है, तो यह इलाहाबाद से जो है प्रकाशित हुई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रेमचंद जी की पत्रिका हंस है और यह 1930 में प्रकाशित हुई, बनारस से प्रकाशित हुई। धर्मवीर भारती की पत्रिका है धर्मयुग पत्रिका, ठीक है, यह 1950 में प्रकाशित हुई, बम्बई से प्रकाशित हुई। और निराला जी की समन्वय पत्रिका है, यह कलकत्ता से प्रकाशित हुई और 1922-23 में से जो है इसका प्रकाशन चालू हुआ। अज्ञेय जी की पत्रिका कौन सी है, प्रतीक पत्रिका है, यह 1947 से प्रकाशित हुई और इलाहाबाद से प्रकाशित हुई थी, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए अपने अगले सवाल की ओर देखते हैं। दोस्तों आप कोई भी जो आप टेस्ट पेपर लगाएं उसमें आपको उसकी व्याख्या ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि सारे सवाल जो है हो सकता है कि सवाल ना रिपीट हों, लेकिन उसकी व्याख्या से आपसे सवाल जो है फंस जाएं, आप उसको कर ले जाएं। तो अगला सवाल हमारा है सवाल नंबर 19, गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा, मुहावरा का सही अर्थ क्या है। गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा का जो मुहावरा है इसका सही अर्थ क्या है। दोस्तों पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना, यानी कि वस्तु आपके पास ही रखी हुई है लेकिन आप उसे नहीं देख रहे हैं, आप उसके चारों ओर जो है इधर उधर खोज रहे हैं, ध्यान से नहीं देख रहे हैं चीज़ें। तो इसका जो अर्थ क्या हो जाएगा, पास में वस्तु है लेकिन चारों ओर खोजना, इसका सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। पानी विच मीन प्यासी, मोहि सुनी सुनी आवै हाँसी, मोहि सुनी सुनी आवै हाँसी। ये जो पंक्तियां हैं, कहा जा रहा है कि मछली पानी में होने के बाद भी जो है प्यासी है, और यह बात सुनकर के मुझे बार बार हंसी आ रही, बार बार सुन के यह बात जो है मुझे हंसी आ रही है। इसमें जो है आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन जो है अलंकार है, इस कथन में कौन सा अलंकार है, तो आपको ये बताना है। तो इस कथन में कौन सा अलंकार है, तो इसमें विशेषोक्ति अलंकार है, ठीक है, कौन सा अलंकार है, विशेषोक्ति अलंकार है। इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। जहाँ कारण के रहते हुए भी कार्य का ना होना पाया जाए वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। जहाँ पर यानी कि जल होने के बाद भी, मछली जल में रहने के बाद भी जो है प्यासी है, ऐसी बात कही जा रही है, यानी कि कारण तो है लेकिन कार्य का होना नहीं पाया जा रहा है। यहाँ मछली के पानी में रहते हुए भी मछली के प्यासे होने की बात की जा रही है। अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार है, तो विशेषोक्ति अलंकार है, ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल जो है दोस्तों सॉरी दोस्तों, वाक्य के अशुद्ध भाग त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो भाग डी को चिन्हित कीजिए। यानी कि आपसे जो है विकल्प दिए गए हैं, उनमें त्रुटिपूर्ण जो सेंटेंस है उसको आपको चुनना है, जो वक्तव्य उसको चुनना है। अगर कोई त्रुटि नहीं है तो आपको डी विकल्प को चुनना है। तो 21 में आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो 21 में हो जाएगा सी, उद्घाटन करेगा, ठीक है, ये त्रुटिपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। उद्घाटन करेगा नहीं हो, उद्घाटन करेंगे होता है, क्योंकि कोई भी सम्माननीयपूर्ण जो व्यक्ति होता है उनके लिए सदैव बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। और इसके लिए करेगा की जगह पर क्या हो जाएगा, करेगा की जगह क्या होगा, करेंगे, ठीक है, करेंगे, ये उसका जो है शुद्ध रूप हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा अगला सवाल जो है, निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, तो दोस्तों लुटेरा शब्द में कौन सा प्रयुक्त प्रत्यय है, तो ए है, एरा। एरा शब्द जो है यह इसका प्रत्यय है। और प्रत्यय दोस्तों किसी भी शब्द के पश्चात लगता है, यानी कि बाद में लगने वाली जो चीज़ है वो प्रत्यय है, ठीक है। जब किसी शब्द में कोई शब्द जो है या कोई मात्रा या इकाई जो है लगा करके शब्द को अनेक रूप दिए जाते हैं, अन्य नाम दिए जाते हैं, अन्य तरीके दिए जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। जैसे चितेरा, इसके जो एरा शब्द के और जो शब्द बन सकते हैं वो प्रत्यय लगा करके, एरा को प्रत्यय लगा करके, तो जैसे हो सकता है क्या, चितेरा हो सकता है, ये तो लुटेरा हो गया। फिर इसके बाद एक चितेरा हो सकता है, ठीक है, एक चितेरा हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, बटेरा हो सकता है,
बटेरा हो सकता है, एक क्या होता है सपेरा हो सकता है, सपेरा हो सकता है, और दूसरा क्या होता है कसेरा हो सकता है, कसेरा हो सकता है। ये बातें आपको क्या ध्यान रखनी है, एरा प्रत्यय से जो बनने वाले शब्द हैं ये मैंने आपको बता दिया। जैसे रीति अनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, रीति अनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो ये आपको बताना है रीति अनुसार शब्द का जो है संधि विच्छेद क्या होगा, रीति के अनुसार, यानी कि रीति के अनुसार क्या हो जाएगा, इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, रीति धन अनुसार इसका जो है संधि विच्छेद हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा शब्द है जो हनुमान का पर्यायवाची नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसमें कौन सा हनुमान का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, राम भक्त, राम भक्त जो है हनुमान का पर्यायवाची नहीं है। बाकी पवन सुत है, कपीश्वर है और बजरंग बली है। इसके अलावा आपको और ध्यान रखना है तो महावीर भी इसका पर्यायवाची होता है, महावीर भी बजरंग बली जी का पर्यायवाची होता है। इसके अलावा मारुति नंदन भी होता है, मारुति नंदन भी इसका पर्यायवाची होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है पवन कुमार भी होता है, पवन कुमार भी होता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन राम भक्त क्या होता है, कोई भी व्यक्ति होता है अगर वो राम का भक्त है तो राम भक्त हो जाएगा, लेकिन वो बजरंग बली का पर्यायवाची नहीं है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कौन सा वाक्य सही है, कौन सा वाक्य है जो सही है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो 25 नंबर सवाल में कौन सा वाक्य जो है सही है, बैल और बकरी घास चरती हैं, बैल और बकरी घास चरते हैं, बैल और बकरी घास चरता है, बैल और बकरी घास चरती है। तो आपको क्या बताना है, इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, इसमें सही हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बैल और बकरी घास चरते हैं, ठीक है। इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी, बैल और बकरी घास चरते हैं, वाक्य शुद्ध होगा क्योंकि वाक्य की रचना के नियम के अनुसार जो है यदि विभिन्न लिंगों के कर्ता और शब्द से जुड़े हों तो क्रिया सदैव पुल्लिंग की होती है और बहुवचन की लगती है। ध्यान रखिएगा, अगर दो अलग अलग जो कर्ता हैं अगर और शब्द से जुड़े होते हैं तो वो हमेशा उनमें क्रिया किसकी लगती है, पुल्लिंग की लगती है, पहली बात। और दूसरी बात वह हमेशा बहुवचन की लगती है, पुल्लिंग बहुवचन की लगती है। इसलिए जो है यहाँ पर बैल और बकरी जो है घास चरते हैं शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। हमारा अगला सवाल जो है, निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है, काटना का तत्सम क्या होता है, काटना का तत्सम क्या होता है दोस्तों, तो वो होता है कर्तन, ठीक है। काटना का तत्सम क्या होता है, कर्तन होता है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हमारा एक अगला सवाल है दोस्तों 27 नंबर सवाल। ये 27 नंबर सवाल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और ये हो सकता है कि थोड़ा सा जटिल भी हो, इसलिए आप इसको जो है बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िए, उसके बाद इसको अटेम्प्ट करिए, ठीक है। अव्यवस्थित वाक्य खंडों में कौन सा क्रमबद्ध वाक्य बनाइए और उचित क्रम जो है चुनिए, यानी कि कुछ जो शब्द दिए गए हैं इनको एक वाक्य के रूप में परिवर्तित करना है और उसी आधार पर इन विकल्पों में जो है उनके क्रम का चयन करना है। तो मैं आपको क्या बता देता हूँ, ये सेंटेंस जो है जैसे एक भारतीय है, फिर दूसरा बिना हिंसक विरोध के शुरू से ही सहते आर्थिक और सामाजिक अन्याय को चले आए हैं। ऐसे जो टूटे फूटे सेंटेंसों को विकृत क्रम में दिया गया है, आपको इन्हें क्रमिक रूप से बनाना है। तो आप इनमें कौन सा सबसे पहले कौन सा होगा, शुरू से ही, तो सबसे पहले शुरू से ही आएगा, तो इसमें कौन सा आ जाएगा, एक आ जाएगा। और उसके बाद आर्थिक और सामाजिक अन्याय को, आर्थिक और सामाजिक अन्याय को, तो ये दूसरा आ जाएगा, दूसरा सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा कौन सा आ जाएगा, बिना हिंसक विरोध के, बिना हिंसक विरोध के, ठीक है। और चौथा कौन सा आ जाएगा, भारतीय, भारतीय आ जाएगा। फिर पांचवा कौन सा आ जाएगा, सहते ही, ठीक है, सहते ही। फिर उसके बाद चले आए हैं, छठा कौन सा हो जाएगा, चले आए हैं। अब इसको जोड़कर हम क्या पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय को बिना हिंसक विरोध के भारतीय सहते चले आए हैं। यह एक जो सेंटेंस है एक अच्छा सेंटेंस बन गया। इसमें कौन से विकल्प का चयन कर सकते हैं, इसमें आप जो है डी विकल्प का चयन कर सकते हैं, ठीक है। हमारा अगला सवाल जो है, अवधशिला का उर पर था गुरुभार, अवधशिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। ये जो उद्धरण है इसमें कौन सा छंद है, आपसे ये पूछा जा रहा है, इस उद्धरण में कौन सा छंद है ये आपको बताना है दोस्तों। 28 में कौन सा सही हो जाएगा, तो इसमें बरवय छंद है, ध्यान रखिएगा, इसमें कौन सा छंद है, बरवय छंद है। एक बार और देख लेते हैं, अवधशिला का उर पर
था गरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जहलधार। इस उद्धरण में जो है बरवय छंद है और इसके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी मैं बता देता हूँ। बरवय जो है अर्ध सममात्रिक छंद है। इस छंद के विषम चरणों में पहला और तीसरा चरण में जो है 12-12 और सम चरणों में यानी कि दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में जो है जगण और तगण के आने से छंद में मिठास बढ़ जाती है। यति प्रत्येक चरण के अंत में आती है। ठीक है, यति जो है प्रत्येक चरण के अंत में आती है। दोस्तों हमारा अगला सवाल जो है सवाल नंबर 29, परुष शब्द का विलोम क्या है? परुष शब्द का विलोम क्या है? तो दोस्तों परुष शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कोमल। ठीक है, परुष का अर्थ क्या होता है दोस्तों? परुष का अर्थ क्या होता है? परुष का अर्थ होता है कठोर। परुष का अर्थ क्या होता है? तो कठोर होता है और इसका विलोम क्या हो जाएगा? कोमल हो जाएगा। आपको अब एक चीज़ और बता देता हूँ, सरल का विलोम क्या हो जाएगा? सरल का विलोम क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा कठिन। सरल का विलोम क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा कठिन। इसके अलावा जो है पौरुष का विलोम क्या हो जाएगा? अपौरुष जो है वह किसका विलोम है? तो वह है पौरुष का। अपौरुष किसका विलोम है? तो वह है पौरुष का विलोम है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे कठोर का विलोम पूछा जाए तो कठोर का विलोम आप क्या बता देंगे? तो नरम। कठोर का विलोम आप क्या बता सकते हैं? नरम बता सकते हैं। यानी कि इसका पौरुष का अर्थ कठोर होता है लेकिन कठोर का विलोम क्या होगा? नरम होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो है परुष का विलोम क्या हो जाएगा? कोमल हो जाएगा। जिसका जन्म पहले हुआ हो वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द का जो है विकल्प चुनना है। जिसका जन्म पहले हो जाता है, पहले हुआ है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है दोस्तों अग्रज कहा जाता है। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? अग्रज कहा जाता है। हमारा अगला सवाल जो है सवाल नंबर 31, चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। आपको इसमें जो है वृषभानुजा और हलधर में कौन सा अलंकार है ये बताना है। एक बार इसको और देख लेते हैं। चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिके वृषभानुजा वे हलधर के वीर। इसमें वृषभानुजा और हलधर में जो है कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है दोस्तों? इसमें है श्लेष अलंकार। ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें श्लेष अलंकार है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको। श्लेष अलंकार क्या होता है? जहाँ किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। श्लेष शब्द जो है, ध्यान रखिएगा, ये श्लेष शब्द जो है किससे मिलकर के बना है? तो ये श्लिष्ट शब्द से उत्पत्ति हुई है इसकी। श्लिष्ट से, ध्यान रखिएगा, किससे? तो श्लिष्ट शब्द से जो है इसकी उत्पत्ति हुई है। ये बात आपको ध्यान रखना है। और जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है दोस्तों क्या होता है? चिपका हुआ। जिसका अर्थ क्या होता है? चिपका हुआ होता है। ठीक है, और इसमें जो है इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे हमारा अगला सवाल है, हमारे अगले सवाल में क्या है इसको देख लेते हैं। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर से कौन सा कारक जो है संबंधित है? जैसे मेरे घर से आपका घर जो है 5 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कि इसमें जो एक घर से दूसरे घर के बीच की जो दूरी के लिए घर से का प्रयोग किया गया है, इसमें कौन सा कारक है आपको ये बताना है। तो कौन सा कारक है? तो चलिए बताइए, इसमें कौन सा कारक है? तो दोस्तों इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें अपादान कारक होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें अपादान कारक होगा। अब आपको एक चीज़ और बताता हूँ मैं। अपादान जो होता है अलगाव होने की स्थिति में जो होता है अपादान कारक होता है। जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान की जब अलगाव की स्थिति की बात होती है तो वह अपादान कारक से संबंधित होती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हमारा अगला सवाल जो है, वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? वाचस्पति जो है किस समास का समस्त पद है? तो किसका है? तो यह है अलुक तत्पुरुष का। ध्यान रखिएगा, वाचस्पति जो है अलुक तत्पुरुष है। इस समास में पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता। इसमें जो है पूर्व पद की जो विभक्ति होती है उसका लोप नहीं होता। इसके कुछ अन्य शब्द होते हैं, जैसे कि युधिष्ठिर, युधिष्ठिर। ठीक है, युधिष्ठिर हो गया। इसके अलावा आत्मने पदम हो गया, आत्मने पदम हो गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके अलावा अंतेवासी, अंतेवासी भी जो है इसका एक शब्द है। परस्मय पदम भी हो सकता है, परस्मय, परस्मय पदम हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा अंतेवासी, 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 परस्मय
पदम भी हो, इसका एक शब्द हो सकता है जो अलुक तत्पुरुष समास से संबंधित हो सकता है। ठीक है, जिस शब्द के पूर्व पद में निषेधार्थक आ या अन शब्द का प्रयोग होता है उसमें नई तत्पुरुष समास पाया जाता है। यानी कि जिसमें इस वाले में जैसे ए ऑप्शन दिया गया है, इसके बारे में आपको क्या ध्यान रखना है, जिस शब्द के पूर्व पद में निषेधात्मक आ या अन शब्द का प्रयोग होता है उसमें नई तत्पुरुष समास होता है। जैसे अनस्वः, ठीक है, इससे संबंधित कौन सा है, इससे कौन सा संबंधित हो सकता है, तो अनस्वः हो सकता है, अनस्वः हो सकता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगति ही हो सकता है, अनागतः हो सकता है, अनुचित हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है। हमारा अगला सवाल जो है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वह पुल्लिंग है, तो इसमें बे शब्द है जो पुल्लिंग है, बे शब्द को पुल्लिंग माना गया है। यह एक आकारांत तत्सम है, ध्यान रखिएगा, यह एक जो है बे शब्द जो है आकारांत तत्सम है, आकारांत तत्सम है, आकारांत तत्सम है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और आकारांत तत्सम में जो है दोस्तों शब्द पुल्लिंग होते हैं, आकारांत तत्सम के जो भी शब्द होते हैं वह पुल्लिंग होते हैं। जैसे इनमें कुछ अन्य शब्दों को आपको ध्यान रखना चाहिए, उनमें से कौन से शब्द हैं, जैसे अंधकार, अंधकार, ठीक है, इसके अलावा आम, आम, इसके अलावा इतिहास, इतिहास, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। उपचार, उपचार, ठीक है, ये शब्द हैं दोस्तों, ये शब्द जो हैं आकारांत तत्सम के संदर्भ में उपयोग किए जाते हैं और ये पुल्लिंग शब्द होते हैं। ठीक है, हमारा अगला सवाल जो है दोस्तों उसको भी देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन कौन सा है, प्राण, दर्शन, ओठ और तेल, इनमें से एक वचन कौन सा है, तो तेल है। तेल जो है एक वचन है क्योंकि द्रव्यवाचक जो संज्ञाएं होती हैं उनको एक वचन में शामिल किया जाता है। ठीक है, और जबकि कुछ शब्द जो होते हैं सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे प्राण, लोग, बहुवचन वाले जो शब्द होते हैं जो सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं उनमें कौन कौन से शब्द आते हैं, बहुवचन में प्रयोग होता है जिनका, उनमें कौन कौन से शब्द हैं, वो हैं दोस्तों प्राण, लोग, ठीक है, और उसके अलावा दर्शन, इसके अलावा आंसू, आंसू ये, और उसके अलावा ओठ, ये शब्द हैं जो दोस्तों हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। ठीक है, ये शब्द जो हैं हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, इनको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, विद्याभास संधि का, विद्याभास का संधि विच्छेद क्या है, विद्याभास का जो है संधि विच्छेद क्या है, विद्या प्लस अभ्यास, विद्या प्लस अभ्यास जो है विद्याभास का संधि विच्छेद है, ध्यान रखिएगा। इसमें आधा भा होगा और इसमें ऊपर वाले में क्या दिया गया है, पूरा भा दिया गया है, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्याभास का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विद्या प्लस अभ्यास। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि विद्याभास जो है कौन सी संधि है, तो विद्याभास कौन सी संधि है, तो ये दोस्तों कौन सी संधि है, तो यह है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हमारा अगला सवाल जो है, जय पराजय में कौन सा समास है, जय पराजय में कौन सा समास है, तो जय पराजय में दोस्तों कौन सा समास है, तो वह द्वंद्व समास है। ठीक है, जय पराजय में कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है। इसके बारे में आपको और ध्यान रखना है, कुछ शब्द और लिख देता हूँ जो द्वंद्व समास से जो है संबंधित हैं, जिनमें से माता पिता, माता पिता, ठीक है, इसके अलावा भाई बहन, भाई बहन, ठीक है, इसके अलावा गाय बैल, गाय बैल, ठीक है, इसके अलावा बेटा बेटी, ये जो शब्द हैं आपको और ध्यान रखने हैं, ये किससे संबंधित हैं, तो ये जो है द्वंद्व समास से संबंधित हैं। और इसमें द्वंद्व समास में जो है दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी कि दोनों को बराबर महत्व दिया जाता है तथा इनका अपना अपना अलग अलग भी जो है अस्तित्व होता है। तो दोनों पदों के जो बीच लगे हाइफन हैं, यानी कि जैसे ये है गाय बैल है तो
तो ये गाय और बैल, और शब्द से छिपा होता है, डैश लगा होता है, लेकिन यहाँ पर और शब्द जो है छिपा होता है। अव्ययी भाव समास में जो है पूर्व पद की प्रधानता होती है। अगर अव्ययी भाव समास की बात किया जाए तो उसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है तथा प्रथम पद जो है अव्यय होता है। द्विगु समास में संख्यावाची शब्दों का प्रयोग होता है। बहुब्रीहि समास में जो है अन्य पद जो होते हैं उनकी प्रधानता होती है। ठीक है, चलिए हमारा हिंदी का जो आखिरी सवाल है, इनमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इनमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द दोस्तों कौन सा है? तो वह है दोस्तों अन्वेषण। यह वाला अन्वेषण जो है इस प्रकार से लिखा जाएगा, अन्वेषण, यह शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अपने अगले सवाल को देखते हैं। तो हमारा अगला सवाल कौन सा है दोस्तों? हमारा अगला सवाल है, सेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है? तो आपको ये बताना है। तो सेखा झील जो है, सबसे पहले आपको ये भी ध्यान रखना है कि सेखा झील है कहाँ पर। तो सेखा झील जो है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले में है और यहीं पर यह जो है ताज़े पानी की झील है। सेखा झील जो है एक प्रकार की ताज़े पानी की झील है और इसमें प्रवासी पक्षियों के लिए जो है इस झील को एक नए राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में जो है बनाने का विकास किया जा रहा है, यानी कि इसको बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, हमारा अगला सवाल जो है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है 1975 में स्थापित हुआ है? आपको उत्तर प्रदेश के जो महत्वपूर्ण वन्यजीव अभ्यारण्य हैं उनकी स्थापना और उनकी अवस्थिति, यानी कि वो कहाँ पर स्थित हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि अभी आपसे देख लीजिए सीधा सा सवाल पूछा गया है कि कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसकी स्थापना जो है 1975 में की गई थी। तो कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो दोस्तों वो कौन सा है? तो वह है कतरनिया घाट। ठीक है, कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य जो है इसकी स्थापना जो है 1975 में की गई थी। कब की गई थी? तो 1975 में की गई थी। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1972 में। कब की गई थी? तो 1972 में की गई थी। चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई थी? तो चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना दोस्तों 1979 में की गई थी। ठीक है, 1979 में की गई थी। इसके अलावा आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि रायपुर नाम का जो वन्यजीव अभ्यारण्य है यह उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है, यूपी में जो है यह नहीं पाया जाता है। लेकिन इसके अलावा रायपुर के स्थान पर जो है रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये आपको ध्यान रखना है। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है, वन्यजीव अभ्यारण्य, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना जो है 1977 में हुई थी। ये बात आपको ध्यान रखना है, 1977 में। ठीक है, हमारा अगला सवाल जो है, निम्न प्रकारों की मिट्टी में से किस एक की जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता पाई जाती है? मतलब मिट्टी की कौन सी जो प्रकृतियाँ नीचे विकल्पों में दी गई हैं उनमें से बुंदेलखंड के क्षेत्र में जो है कौन सी मिट्टी पाई जाती है, आपको यह बताना है। ठीक है, बुंदेलखंड के क्षेत्र में दोस्तों कौन सी मिट्टी के लिए प्रधानता है? तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है 41 में कौन सा हो जाएगा? तो काली कपासी मिट्टी। ठीक है, काली कपासी मिट्टी। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है बुंदेलखंड में दोस्तों दो प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पर जो है बुंदेलखंड में दो प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। एक तो पाई जाती है काली मिट्टी, ठीक है, एक तो काली मिट्टी, और दूसरी कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, लाल मिट्टी पाई जाती है। यह जो है इसको भी आगे दो प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया है। काली मिट्टी को, जिसको काबर और मार्ग के नाम से जाना जाता है, इसकी जो है जल धारण क्षमता जो है अधिक होती है। काली मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक होती है और उत्पादकता भी अच्छी होती है। जैसे जल धारण क्षमता जो होती है इसकी वह अधिक होती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और इसकी जो उत्पादकता भी क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। लेकिन लाल मिट्टी के संदर्भ में आपको एक महत्वपूर्ण फैक्ट ध्यान रखना है। लाल मिट्टी जो है ये लाल क्यों होती है? आयरन ऑक्साइड के कारण। आयरन ऑक्साइड के कारण जो होती है, ऑक्साइड के कारण यह जो होती है यह लाल होती है। इसकी जल धारण क्षमता जो होती है और उत्पादकता जो है दोनों कम होती है। ये दोनों जो है इसकी कम होती है, जल धारण क्षमता और उत्पादकता दोनों कम होती है। कृषि के लिए यह जो है दोस्तों अनुपयोगी मानी जाती है। इसमें कृषि की जो है बहुत ज़्यादा उत्पादकता नहीं हो पाती है। ठीक है, तो हमारा अपने अगले सवाल को देखते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है दोस्तों?
हमारा अगला सवाल है बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या। ये उत्तर प्रदेश विषय से संबंधित सवाल है। बुंदेलखंड के आर्थिक क्षेत्र में कितने जनपदों को शामिल किया गया है? तो इसमें कितने जनपदों को शामिल किया गया है? तो इसमें 7 जनपदों को शामिल किया गया है। ध्यान रखिएगा, इसमें 7 जनपदों को शामिल किया गया है। अगर आप इसको नाम को भी ध्यान रखें तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। तो उनमें से एक कौन सा है? चित्रकूट, उसके बाद महोबा, चित्रकूट, महोबा, ठीक है। उसके अलावा बांदा, चित्रकूट के बाद महोबा, फिर बांदा, ठीक है। इसके अलावा हमीरपुर, इसके अलावा जालौन, फिर झांसी, ठीक है। इसके अलावा ललितपुर, ये वो 7 जनपद हैं, 7 ज़िले हैं जिनको उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में आर्थिक क्षेत्र के जनपदों के रूप में जो है शामिल किया गया है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अब हमारा अगला सवाल जो है उत्तर प्रदेश दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। और ये 24 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? आप सभी लोगों को पता होगा कि 24 जनवरी 1950 को ही संयुक्त प्रांत का जो है नाम बदल करके क्या कर दिया गया था? उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। 24 जनवरी 1950 को ही 1950 को ही दोस्तों संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके क्या कर दिया गया था? उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। और इसीलिए 24 जनवरी को जो है उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। और यह पहली बार कब मनाया गया था? तो पहली बार कब मनाया गया था? तो ये 2018 में मनाया गया था, ठीक है। 2018 में जो है पहली बार मनाया गया था 24 जनवरी को। हमारा अगला सवाल जो है मई 2023 में बोला अहमद टिनुबू किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया इन्होंने? तो बोला अहमद टिनुबू जो है किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो किस देश के बने हैं? तो ये आपको बताना है। तो किस देश के? तो ये बने हैं नाइजीरिया के, ठीक है। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बने हैं। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो मोहम्मद बुहारी को, मोहम्मद एक मिनट, मोहम्मद बुहारी के स्थान पर, ठीक है। मोहम्मद बुहारी के स्थान पर, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा अगला सवाल जो है दोस्तों स्वदेशी रूप से विकसित भारी वजनी टारपीडो का समुद्र के भीतर जो है सफल परीक्षण किया गया है। इस टारपीडो का नाम क्या है? दोस्तों? इस टारपीडो का नाम वरुणास्त्र है। ध्यान रखिएगा, वरुणास्त्र है, ठीक है। तो हमारा अगला सवाल जो है जून 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री PM स्वनिधि योजना के 3 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर कहाँ पर स्वनिधि महोत्सव का जो है आयोजन किया था, शुभारंभ किया था? तो दोस्तों ये कहाँ पर किया गया था? स्वनिधि महोत्सव, PM स्वनिधि महोत्सव का जो है उत्सव जो है कहाँ पर मनाया गया था? तो ये गोरखपुर में मनाया गया था। कहाँ पर मनाया गया था? तो गोरखपुर में मनाया गया था। इसका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और ये इसका संबंध किससे है? PM स्वनिधि उत्सव का जो है संबंध किससे है? तो ये इस योजना का संबंध जो है रेहड़ी पटरी वाले जो लोग थे उनके ऋण से संबंधित है, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, यह योजना जो है रेहड़ी पटरी वाले लोगों को ऋण देने से संबंधित है। ये बात आपको ध्यान रखना है। रेहड़ी पटरी वाले जो लोग होते हैं जो अपना व्यापार प्रतिदिन करते हैं और अपने भरण पोषण के लिए चीज़ों को करते हैं तो उनको लोन देने से संबंधित है ये। इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? ये आपको बताना है।
वैदिक सभ्यता जो है किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो यह किस नदी के किनारे विकसित हुई थी दोस्तों? तो यह विकसित हुई थी सरस्वती नदी के किनारे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। आप सभी लोगों को पता है सिंधु सभ्यता जो हुई थी वह सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी, लेकिन सिंधु सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता जो है ये सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। और यह सभ्यता जो है कब विकसित हुई थी, आपको यह बात भी ध्यान रखना चाहिए। तो यह सभ्यता कब विकसित हुई थी? तो यह सभ्यता विकसित हुई थी दोस्तों 1500 से 600 ईसा पूर्व के मध्य जो है इस सभ्यता का विकास हुआ था सरस्वती नदी के किनारे। ठीक है, ऋग्वेद में सरस्वती नदियों के जो है अन्य नाम है, यानी कि सरस्वती नदी को कई नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ नाम मैं आपको बता देता हूँ और बाकी कुछ आप लोग जानते ही होंगे। तो ठीक है, उनमें इनका एक अन्य नाम क्या है? अग्रवती। इनको क्या है? नदियों की अग्रवती कहा जाता है, नदियों की माता कहा जाता है, नदियों की माता कहा जाता है सरस्वती नदी को। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? कविता की देवी कहा जाता है। ठीक है, कविता की देवी कहा जाता है। ठीक है, और इन्हें बुद्धि को तेज करने वाली भी कहा जाता है। ठीक है, बुद्धि को तीव्र करने वाली, संगीत की प्रेरणादायी कहा जाता है। ऋग्वेद में दोस्तों सबसे पवित्र नदी जो है सरस्वती नदी जो है वह सबसे पवित्र नदी है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी अगर कोई है तो वह कौन सी है? तो वह सरस्वती नदी है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हमारा अगला सवाल जो है, मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तूनिया ने रज़िया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद किया था? आपको ये फैक्ट ध्यान रखना है, थोड़ा अलग है लेकिन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मलिक इख्तियारुद्दीन अल्तूनिया ने रज़िया सुल्तान को किस किले में जो है कैद किया था? तो किस किले में कैद किया था आपको बताना है। तो किस किले में कैद किया था? तो दोस्तों बठिंडा के किले में, बठिंडा के किले में जो है इनको कैद किया गया था। ठीक है, और यह किसकी पुत्री थी? तो ये रज़िया सुल्तान जो है किसकी पुत्री थी? तो ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक है, इल्तुतमिश की पुत्री थी, इल्तुतमिश की पुत्री थी। ये बात आपको ध्यान रखना है, इल्तुतमिश की पुत्री थी। और इनका जो शासनकाल जो था 1236 से 1240 तक था। 1236 से लेकर 1240 तक जो है इनका शासनकाल था। ध्यान रखिएगा किसका? तो रज़िया का शासनकाल क्या था? 1236 से 1240 तक जो है इनका शासनकाल था। मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में वली शब्द का क्या अर्थ है? मध्यकालीन जो सूफी परंपरा थी उसमें वली शब्द का क्या अर्थ है आपको ये बताना है। तो वली शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों? वली शब्द का अर्थ क्या होता है? वली शब्द का अर्थ होता है संत। ठीक है, वली शब्द का क्या अर्थ होता है? संत होता है। और सूफी मत का जो बुनियादी सिद्धांत है वह किस पर आधारित है? बुनियादी सिद्धांत जो है किस पर आधारित है? वह प्रेम पर आधारित है। सूफी संत का जो बुनियादी सिद्धांत है, सूफी संत का बुनियादी सिद्धांत जो है वह किस पर आधारित है? वह प्रेम पर आधारित है। ठीक है, हमारा अगला सवाल जो है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कांग्रेस के कराची सत्र 1931 के संदर्भ में सही है? ठीक है, आपको सही कथन बताना है कि 1931 का जो कराची अधिवेशन हुआ था उसमें वह बात सही थी। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, कौन सा सही है? तो इसमें जो है गांधी इरविन संधि की पुष्टि की गई थी। गांधी इरविन जो समझौता हुआ था उसकी पुष्टि कर दी गई थी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसके जो अन्य विकल्प है, महात्मा गांधी ने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो नहीं, अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी। अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? अधिवेशन की अध्यक्षता दोस्तों पटेल के द्वारा की गई थी। पटेल के द्वारा की गई थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी इसकी अध्यक्षता। इसको आपको ध्यान रखना है। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। तो दोस्तों भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है इसमें पारित नहीं किया गया था, एक गलत बात है। ठीक है, इसमें मौलिक अधिकार और कर्तव्य शीर्षक जो है प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था। मौलिक अधिकार और जो है कर्तव्य, ये जो शीर्षक से चीज़ें प्रस्तुत की गई थी उनको स्वीकार कर लिया गया था। लेकिन आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, इस आंदोलन में खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया गया। खिलाफत आंदोलन का आरंभ इसमें नहीं किया गया था, पहले कर दिया गया था। ये सारी चीज़ें इसमें नहीं हैं। लेकिन इसकी एक खास बात आपको ध्यान रखनी है, इसमें जो है कराची अधिवेशन में ही गांधी जी ने एक वक्तव्य दिया था, गांधी मर सकता है।
गांधी मर सकता है लेकिन परंतु गांधीवाद नहीं। गांधीवाद नहीं। आपको ये सेंटेंस ध्यान रखना है, वक्तव्य ध्यान रखना है कि इन्होंने कब कहा था। तो इन्होंने कराची अधिवेशन के दौरान 1931 में कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं मर सकता। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, हमारा अगला सवाल जो है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। स्वराज पार्टी की जो है स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी और चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। आपको ये भी ध्यान रखना है कि स्वराज पार्टी की जो है स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों 1 जनवरी 1923 को। 1 जनवरी 1923 को जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। और इसका जो है प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। प्रथम अधिवेशन जो है कहाँ पर हुआ था, तो वो हुआ था इलाहाबाद में। इलाहाबाद में जो है इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था। प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो इलाहाबाद में हुआ था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष इसके दोस्तों चित्तरंजन दास थे। अध्यक्ष कौन थे, तो चित्तरंजन दास थे। और उसके अलावा मोतीलाल नेहरू क्या थे, मोतीलाल नेहरू जो है इसके महासचिव थे। मोतीलाल नेहरू इसके क्या थे, महासचिव थे। ये कुछ फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इस जो संगठन का उद्देश्य क्या था, भारत को स्वराज दिलाना, विधान परिषदों में प्रवेश कर असहयोग कार्यक्रमों को अपनाना और असहयोग आंदोलन को सफल बनाना, और सरकार की जो भी नीतियां हैं उनका विरोध करना, उनके प्रक्रम में जा करके, उनके प्रक्रिया में जा करके शामिल होकर के उनकी नीतियों का विरोध करना और उनके जो कार्य हैं उनमें अड़ंगा लगाना, इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, हमारा अगला सवाल जो है, निम्नलिखित में से किसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश से 1 डिग्री के भीतर है। यानी कि जो अक्षांश है इनमें से किस शहर का अक्षांश जो है नई दिल्ली के अक्षांश के साथ जो है सम्मिलित है, यानी कि उसका अंतर 1 डिग्री से भी कम का है। तो एवरेस्ट पर्वत के पास से जो अक्षांश जाता है वही अक्षांश नई दिल्ली के पास से जाता है। ठीक है, ये सवाल थोड़ा टफ है दोस्तों, आप इसको बहुत ज़्यादा मत टेंशन लीजिए। हमारा अगला सवाल कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संबंध में सही है। आपसे सही पूछा गया है कि कौन सा दर्रा जो है किस राज्य में दिया गया है और आपसे सही विकल्प का चयन करने के लिए बताया गया है। तो कौन सा है, तो इसमें जो है लिपुलेख दर्रा जो है दोस्तों ये उत्तराखंड में स्थित है। बिल्कुल सही बात है, लिपुलेख दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है। जबकि रोहतांग दर्रा सिक्किम में स्थित नहीं है। रोहतांग दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में, ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और बोमडीला दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ध्यान रखिएगा, बोमडीला दर्रा कहाँ पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। तो यह स्थित कहाँ पर है, तो यह सिक्किम में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, तो यह सिक्किम में स्थित है। आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें पता चल गई हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में अष्टमुड्डी झील है। अष्टमुड्डी झील जो है किस राज्य में है, तो आपको बताना है। तो अष्टमुड्डी झील कहाँ पर है दोस्तों, तो वो है केरल में। ठीक है, कहाँ पर, अष्टमुड्डी झील कहाँ पर है, केरल में है। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि आंध्र प्रदेश में कौन सी झील है, तो आंध्र प्रदेश में कौन सी झील है, तो वो कोलेरू झील है। कौन सी झील है दोस्तों, तो कोलेरू झील कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश में। अब आपको तमिलनाडु के बारे में, तमिलनाडु की जो चीज़ें दी गई हैं इसमें महाराष्ट्र के बारे में कौन सी झील है, तो महाराष्ट्र में कौन सी झील है, तो लोनार झील। महाराष्ट्र में कौन सी झील है, तो लोनार झील जो है महाराष्ट्र में है। इसके अलावा मणिपुर में कौन सी झील है, तो लोकटक झील। मणिपुर में जो है कौन सी झील है, तो लोकटक झील। मणिपुर में लोकटक झील है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हमारा अगला सवाल जो है दोस्तों, चलिए उसको देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा बांध एक प्रकार का अस्थायी बांध है जिससे विशिष्ट क्षेत्र में पानी को बाहर करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो इसमें से कौन सा बांध है जो अस्थायी बांध है, आपसे ये पूछा गया है। तो इसमें जो काफर बांध है दोस्तों, वो अस्थायी बांध के रूप में उपयोग किया जाता है। काफर बांध एक अस्थायी बांध है जिसे जलीय क्षेत्र में काफ़ी बड़े क्षेत्र का निर्माण करने हेतु जल रहित करने के लिए बनाया जाता है। जैसे आप सभी लोगों ने दोस्तों देखा होगा कि नदियों या झीलों में अगर कोई संरचना बनाई जाती है, जैसे ब्रिज वगैरह बनाए जाते हैं, तो उसमें चारों तरफ से एक बांध बना दिया जाता है और वहाँ से उस जल को क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। फिर ढलाई वगैरह सारी चीज़ें की जाती हैं। तो इसमें बांध को क्या कहते हैं? इसको काफर बांध कहते हैं। भारत के संविधान के भाग 8 से संबंधित है। कौन कौन भाग 8 से कौन सा विकल्प जो है संबंधित है? राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, नगर पालिकाएं या पंचायत। भाग 8 से कौन सा संबंधित है? तो भाग 8 से संबंधित है दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश जो है भाग 8 से संबंधित हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और भाग 8 में कितने अनुच्छेदों से कितने अनुच्छेद तक शामिल हैं? तो भाग 8 में जो है 239 से 242 तक, ठीक है, 239 से 242 तक अनुच्छेदों तक इसमें शामिल किया गया है। और पंचायतों का उल्लेख किसमें किया गया है? तो ये पंचायतों का उल्लेख दोस्तों भाग 9 में किया गया है। ठीक है, भाग 9 में किया गया है। और इसमें अनुच्छेद 243 से आर्टिकल 243 से 243 का अड़ा तक, 243 का अड़ा तक जो है ये किस में शामिल किए गए हैं? तो ये शामिल किए गए हैं पंचायतों में शामिल किए गए हैं। ठीक है, अब भाग 7 में किनको शामिल किया गया है? भाग 7 में किसको शामिल किया गया है? तो पहले राज्यों की श्रेणियों को शामिल किया गया था, लेकिन 7वें संविधान संशोधन के द्वारा 1956 में इसको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया था। ठीक है, अब हमारा अगला सवाल है, उसको देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल कौन सा है दोस्तों? हमारा अगला सवाल है भारतीय संविधान के अनुच्छेद यानी कि 21 अनुच्छेद में कहा गया है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कहा जाएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जिक्र जो है किस अनुच्छेद में है, आपको ये बताना है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जो है किस में है? तो अनुच्छेद 338B1 में है। ठीक है, अनुच्छेद 338B1 अनुच्छेद में जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की बात की गई है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि 102वें संविधान संशोधन के द्वारा 2018 में इसको जो है संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था। इसको जो है संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था? संवैधानिक दर्जा जो है कब दिया गया था? संवैधानिक दर्जा जो है 2018 में दिया गया था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और 102वें संविधान संशोधन के द्वारा 102वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था। ये बात आपको ध्यान रखना है। लोकसभा की बहस किस भाषा में मुद्रित होती है? लोकसभा की जो बहस होती है वो किस भाषा में प्रकाशित होती है? आपको ये ध्यान रखना है किस भाषा में प्रकाशित होती है। लोकसभा की बहस जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित होती है। ध्यान रखिएगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में यह प्रकाशित होती है। ठीक है, आपको एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, ये इसका जो जिक्र किस में किया गया है? तो भारतीय संविधान के ये जो बहस की बात कही लोकसभा की, इसको अनुच्छेद किस में किया गया है? तो आर्टिकल 120 में किया गया है। आर्टिकल 120 में किया गया है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसमें एक जो है लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के अध्यक्ष या सभापति जो है किसी सदस्य को जो हिंदी या अंग्रेजी में अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, उनको अपनी मातृभाषा में बोलने के लिए जो है अनुमति दी जा सकती है। आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि यदि कोई व्यक्ति जो है सदन में हिंदी या अंग्रेजी भाषा में अपने वक्तव्य को नहीं रख पाता है तो यह किसकी शक्ति है कि उसे मातृभाषा में बोलने का अधिकार दिया जाए? तो ये लोकसभा में अध्यक्ष की है और राज्यसभा में राज्यसभा सभापति की है। ठीक है, हमारा अगला सवाल जो है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियों से संबंधित है? सर्वोच्च न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियों से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो दोस्तों कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो वह अनुच्छेद 140 संबंधित है। उच्च सर्वोच्च न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियों से कौन सा संबंधित है? तो अनुच्छेद 140 संबंधित है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 143 में क्या है? तो अनुच्छेद 143 में जो है उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति है। यानी कि 143 में जो है राष्ट्रपति परामर्श लेता है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से जो है परामर्श लेता है। ठीक है,
परामर्श लेता है 143 में, ये बात आपको ध्यान रखनी है 143 में, ठीक है। इसके अलावा आपको 138 में ध्यान रखना है कि उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता वृद्धि होती है। इसमें क्या होती है, इसमें उच्चतम न्यायालय की जो है अधिकारिता यानी कि उसके अधिकार क्षेत्रों में वृद्धि होती है, अधिकारिता में वृद्धि होती है, अधिकारिता में वृद्धि होती है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता में क्या होती है, वृद्धि होती है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि 150 में क्या है, 150 में जो है संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप है, ठीक है। संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप है, लेखाओं का प्रारूप है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 150 में क्या है, संघ और राज्यों के लेखाओं का जो है प्रारूप है, ठीक है। चलिए अपने अगले सवाल को देखते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था? तो कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा संविधान संशोधन है, तो आपको ये बताना है। चलिए बताइए। तो एक बार फिर से इस सवाल को देख लेते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन भाषा के आधार पर जो है भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप में बदलने के लिए प्राथमिक उद्देश्य के साथ जो है पारित किया गया था? तो इसमें कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? तो ये 7वां संविधान संशोधन जो है भाषाओं के आधार पर जो है राज्यों को संवैधानिक रूप से बदलने की प्राथमिकता के लिए पारित किया गया था, ये बात आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला सवाल जो है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है, यानी कि CAG से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो CAG से संबंधित है अनुच्छेद 148। ध्यान रखिएगा, CAG की नियुक्ति कौन करता है? CAG की जो नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और इसका जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल जो होता है वो क्या होता है? 6 वर्ष से 65 वर्ष। 6 वर्ष से 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए, जो भी पहले हो, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। हमारा अगला सवाल जो है, भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले अर्थशास्त्री कौन हैं? भारत में जो है राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले पहले जो वैज्ञानिक, पहले जो अर्थशास्त्री हैं वह कौन है, जिन्होंने वैज्ञानिक तरीके से जो है राष्ट्रीय आय की गणना किया था? इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। वो कौन है? तो दोस्तों वो हैं VKRV राव, ठीक है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। VKRV राव जो हैं, ये जो हैं वैज्ञानिक तरीके से आय की गणना करने वाले प्रथम भारतीय हैं। इन्होंने पहली बार जो है इसकी गणना की थी। इनका नाम क्या है? विजयेंद्र कस्तूरीरंगा वरदराजा राव। ये नाम थोड़ा सा कठिन है तो आपको इसे ही याद रखना है। VKRV राव जो है विजयेंद्र कस्तूरीरंगा वरदराजा राव, ठीक है। हमारा अगला सवाल जो है, भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण का क्या प्रदर्शित करती है, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वैश्वीकरण का क्या प्रदर्शित करती है? तो आपको ये बताना है तो क्या प्रदर्शित करती है। तो इसमें जो है दूसरे देशों के साथ जो आर्थिक संबंध होते हैं वो कम से कम हस्तक्षेप करने वाले होते हैं, ठीक है, कम से कम हस्तक्षेप करने वाले होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 63 में कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आपको ये समझ लेना चाहिए कि वैश्वीकरण होता क्या है दरअसल। तो वैश्वीकरण जो होता है दुनिया के सभी देशों का सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आधार पर एक दूसरे से जुड़ना वैश्वीकरण कहलाता है। और 1991 में आर्थिक सुधार को अपना करके भारतीय अर्थव्यवस्था को जो है विश्व के लिए खोल दिया गया था। ये वैश्वीकरण को जो है भारत ने कब अपनाया था? तो 1991 में अपनाया था। ध्यान रखिएगा, भारत ने 1991 में वैश्वीकरण को अपनाया था। ये बात आपसे पूछी जा सकती है। तो आपसे अर्थव्यवस्था में एक अन्य सवाल पूछा जा सकता है, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। चलिए उसको बताइए। बैंकों द्वारा अपने सबसे बड़े, सबसे सुरक्षित और सबसे अधिक क्रेडिट वाले ग्राहकों से वसूले जाने वाले अल्पकालिक ऋण को क्या कहा जाता है? अल्पकालिक ऋण को क्या कहा जाता है? जिस पर ब्याज दर दी जाती है, तो उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? उससे कहा जाता है PLR कहा जाता है, प्राइम लैंडिंग रेट कहा जाता है, इससे प्रधान उधार दर कहा जाता है, ठीक है। हमारा अगला सवाल जो है, NPCI का पूर्ण रूप क्या है? आपसे ये पूछा जा रहा है NPCI का पूर्ण रूप क्या है? तो NPCI का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों NPCI का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल
पेमेंट्स कोऑपरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट्स कोऑपरेशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है इसका संक्षिप्त रूप है। इसको किसके द्वारा स्थापित किया गया था? एनपीसीआई को किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसको स्थापित किया गया था दोस्तों आरबीआई के द्वारा, आरबीआई के द्वारा स्थापित, ठीक है। और इसको कब स्थापित किया गया था ये भी आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना जो हुई थी कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 2008 में, ठीक है। एनपीसीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 2008 में हुई थी, ठीक है। हमारा अगला सवाल जो है, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन कब शुरू किया गया था? राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन जो है कब शुरू किया गया था? तो यह 15 अगस्त 2021 को शुरू किया गया था राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, ठीक है। आपको एग्जैक्ट ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन जो है 15 अगस्त 2021 को शुरू किया गया था। मनरेगा के अंतर्गत किसी ग्रामीण निर्धन व्यक्ति को अधिकतम कितने दिन तक का जो है रोजगार मिल सकता है? तो कितने दिन तक का रोजगार मिल सकता है मनरेगा में? तो आप सभी लोगों को पता होगा कि मनरेगा में कितने दिन तक का रोजगार मिल सकता है। तो 100 दिन तक का रोजगार मिल सकता है। इसके बारे में आपको मैं कुछ फैक्ट बता देता हूं जिसे आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। मनरेगा को जो है कब शुरू किया गया था? कब शुरू किया गया था? तो इसे शुरू किया गया था 2 फरवरी। शुरू कब किया गया था इसे? तो इसे शुरू किया गया था 2 फरवरी 2006 को, 2006 को शुरू किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? उस समय प्रधानमंत्री जो थे, प्राइम मिनिस्टर कौन थे? मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह के द्वारा जो है इसको शुरू किया गया था, ये बात आपको ध्यान रखना है। और कहाँ से शुरू किया गया था ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कहाँ से शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से, अनंतपुर जिले से जो है इसको शुरू किया गया था, ये बात आपको ध्यान रखना है। और 2009 में जो है इसका नाम बदल दिया गया है। पहले इसका नाम क्या था? नरेगा था, पहले नरेगा था। 2009 में इसका नाम जो है बदल दिया गया, तब से इसे मनरेगा कहा जाने लगा है, ठीक है। तब से इसे क्या कहा जाने लगा है? मनरेगा कहा जाने लगा है। उसके पहले इसका नाम क्या था? उसके पहले इसका नाम क्या था? नरेगा था। नरेगा था, लेकिन 2009 में इसका नाम बदला गया। फिर उसके बाद जो क्या कर दिया गया? मनरेगा कर दिया गया है। और इसमें जो है 100 दिन का तो काम मिलता है, आप सभी लोगों ने देख ही लिया है। इसमें एक दिन की जो मंजूरी है वह कितनी है? तो वो 220 रुपये है, 220 रुपये एक दिन की मंजूरी है। और नॉन स्किल्ड लेबर के लिए, यानी कि कुशल जो अकुशल श्रम है उनको कार्य करने के लिए अगर तैयार हैं सार्वजनिक स्थल पर, तो वो इसके लिए आप कार्य कर सकते हैं, ठीक है। हमारा अगला सवाल जो है दोस्तों, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया है? तो अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया है? तो 1998 में दिया गया था। ध्यान रखिएगा, 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। और 1999 में दोस्तों क्या किया गया था? इनको भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न दिया गया था। कब दिया गया था? 1999 में दिया गया था। दोस्तों सारे सवालों के फैक्ट जो हैं डिस्कस करना है, तो चीज़ें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। आप लोग जो है पेशेंस के साथ चीज़ों को देखिए, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए मैं सोचता हूँ कि कोई भी सवाल जो है आपसे छूटे ना, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार जो है किस लिए दिया जाता है? जवाहरलाल नेहरू जो है पुरस्कार जो है किस लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है दोस्तों, किस लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय समझदारी के लिए, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय समझदारी के लिए, कूटनीति के लिए जो है ये जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार दिया जाता है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय मतलब जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो इसको शुरुआत की गई थी दोस्तों 1965 में। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 1965 में जो है इसको शुरू किया गया था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और यह पुरस्कार जो है दुनिया के लोगों के बीच अंतर्राष्ट्रीय समझदारी, सद्भावना और मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने के लिए इसको जो है दिया जाता है। सबसे पहले इसको किसको दिया गया था? तो म्यांमार के राजदूत जो थे यू थांट, इनको दिया गया था। सबसे पहले जो है इस पुरस्कार को किसको दिया गया था? म्यांमार के जो राजदूत थे यू थांट,
यूथांट को दिया गया था। और कब दिया गया था? तो 1965 में दिया गया था। ये बात आपको ध्यान रखना। सबसे पहले इसे किसको दिया गया था? म्यांमार के जो राजनयिक थे यूथांट, उनको दिया गया था, 1965 में दिया गया था। ठीक है, हमारा अगला सवाल जो है उसको देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल जो है दोस्तों, ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप में कब प्रस्तुत किए गए थे? तो ओलंपिक रिंग जो है सार्वजनिक रूप से पहली बार कब प्रस्तुत किए गए थे? तो ये प्रस्तुत किए गए थे 1913 में। ठीक है, कब प्रस्तुत किए गए थे? 1913 में प्रस्तुत किए गए थे। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ओलंपिक खेल जो है विश्व का सबसे बड़ा खेल आयोजन है। ठीक है, इसमें जो ये 5 प्रमुख जो महाद्वीप हैं, इनको इसके जो छल्ले होते हैं वो प्रदर्शित करते हैं। उन महाद्वीपों में कौन से हैं? तो एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है। ठीक है, इनको देशों को जो इन महाद्वीपों को जो है प्रदर्शित करते हैं ये। हमारा अगला सवाल जो है, हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा जो है संस्कृत है। ठीक है, संस्कृत है। और संस्कृत भाषा से ही जो है बहुत सारी भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। तो इसीलिए संस्कृत भाषा को क्या कहा जाता है? सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। ठीक है, जननी कहा जाता है। विश्व की संस्कृत भाषा जो है दोस्तों, यह सिर्फ भारत की ही नहीं, विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषाओं में से एक है। इसी भाषा को क्या कहा जाता है? अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसको कहा जाता है देववाणी कहा जाता है। देवों की वाणी कहा जाता है संस्कृत भाषा को। इसके अलावा इसे क्या कहा जाता है? सुर भारती भी कहा जाता है। सुर भारती भी कहा जाता है संस्कृत भाषा को। ठीक है, सुर भारती, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अपने अगले सवाल को देखते हैं। द इकाबाग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द इकाबाग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द इकाबाग नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो ये हैं कौन? तो ये हैं J.K. राउलिंग। तो J.K. राउलिंग जो है द इकाबाग नामक पुस्तक के लेखक हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि रस्किन बॉन्ड की जो पुस्तक कौन सी है? रस्किन बॉन्ड की जो पुस्तक है वह कौन सी है? तो रस्किन बॉन्ड की जो पुस्तक है दोस्तों, उसका भी नाम बता देता हूँ मैं आपको। हाउ टू बी अ राइटर। हाउ टू बी अ राइटर। हाउ टू बी अ राइटर जो है ये किसकी पुस्तक है? तो ये रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। अनुपम खेर की जो यहाँ पर मेगन मिरांडा की जो पुस्तक है उसमें नहीं दिया गया है, लेकिन हाँ ठीक है, आपको ये दोनों ध्यान रखना है, ये महत्वपूर्ण है। द इकाबाग जो है J.K. राउलिंग की है और हाउ टू बी राइटर जो है ये रस्किन बॉन्ड की है। ये बात आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? तो श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो यह सिंहली है। ध्यान रखिएगा, श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा जो है यह सिंहली है। और श्रीलंका के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये भारत के दक्षिण में स्थित एक द्वीपीय देश है, भारत का निकटतम पड़ोसी देश है, जलीय पड़ोसी देश है। ठीक है, और यह पाक जलडमरू मध्य के द्वारा जो है भारत से अलग हो जाता है। ठीक है, यहाँ की पहली आधिकारिक भाषा तो सिंहली है, लेकिन अब तमिल और अंग्रेजी को भी इसकी भाषाओं में शामिल कर लिया गया है वर्तमान में। ठीक है, इसकी पहले की राजधानी क्या थी? कोलंबो थी, लेकिन वर्तमान की जो राजधानी है इसकी क्या है? वर्तमान की राजधानी इसकी क्या है? श्री जयवर्धनेपुरम। ठीक है, वर्तमान राजधानी जो है इसकी क्या है? वर्तमान राजधानी इसकी दोस्तों श्री जयवर्धनेपुरा है। कोट्टे श्री जयवर्धनेपुरा कोटे जो है इसकी राजधानी है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हमारा अगला सवाल जो है 1928 में किसने खोज की थी कि जब रंगीन प्रकाश की किरण किसी द्रव में प्रवेश करती है तो उस द्रव द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश का एक हिस्सा अलग रंग का हो जाता है? तो किसने ऐसी खोज की थी? तो किसने खोज की थी दोस्तों? तो ये 74 में कौन सा हो जाएगा? तो C.V. रमन जी ने, C.V. रमन जो भारतीय वैज्ञानिक हैं, इनके द्वारा ये खोज किया गया था। एक बार फिर से देख लेते हैं। 1928 में किसने खोज की थी कि जब एक रंगीन प्रकाश की किरण किसी द्रव में प्रवेश करती है तो उस द्रव का जो प्रकीर्णित प्रकाश होता है एक हिस्सा अलग रंग का हो जाता है। ये इसकी खोज किसने की थी? तो C.V. रमन के द्वारा की गई थी। दोस्तों C.V. रमन के बारे में आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, यह खोज उन्होंने कब की थी?
तो यह खोज उन्होंने कब की थी? तो 18 फरवरी 1928 को की थी। यह खोज उन्होंने कब की थी? तो 18 फरवरी 1928 को यह खोज किया था। और इसी के लिए जो है इस समय कहाँ पर थे? तो कोलकाता में। कहाँ पर थे? कोलकाता में जो है इसकी खोज की गई थी। और इसी के लिए जो है इन्हें 1930 में जो है इन्हें क्या दिया गया था? इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार जो है इन्हें दिया गया था। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा अगला सवाल जो है, प्रेरण कुंडली का आविष्कार किसने किया था? प्रेरण कुंडली का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों प्रेरण कुंडली का आविष्कार किसने किया था? तो निकोलस कॉलन ने किया था। निकोलस कॉलन ने जो है प्रेरण कुंडली का आविष्कार किया था। प्रेरण कुंडली जो होती है कम वोल्टता वाले स्रोत से उच्च वोल्टता को प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त एक युक्त होती है। प्रेरण कुंडली को सामान्य तरीके से क्या समझ सकते हैं? प्रेरण कुंडली जो होती है कम वोल्टता वाले स्रोत से उच्च वोल्टता प्राप्त करने के लिए जो है एक उपकरण होता है, ठीक है। इसका आविष्कार कब किया था इन्होंने? तो इसका आविष्कार जो है कब किया था इन्होंने? तो इसका आविष्कार किया था दोस्तों 1836 में। ये बात आपको ध्यान रखना है कि प्रेरण कुंडली का जो आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? निकोलस कॉलन के द्वारा किया गया था। कब किया गया? तो 1836 में जो है इसका आविष्कार किया गया था। दोस्तों यहाँ पर हिंदी और जो जीके जीएस था इससे संबंधित हमने जो भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू थे उनको बहुत अच्छे से व्याख्या सहित चीज़ों को हमने कवर कर लिया है। और उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास जो है आप सभी लोगों के लिए बहुत लाभकारी होगी, बहुत अच्छी लगी होगी आप सभी लोगों को, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है आपको सीखने को मिली होंगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट जो सेट होगा उसको डिस्कस करेंगे। हमारी कोशिश ये है कि जीके जीएस और हिंदी के ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन करवा दिए जाएँ व्याख्या के साथ, जिससे आप सभी लोगों को जो है बहुत सारा लाभ मिल सके, ठीक है दोस्तों। अगर हमारा ये प्रयास आपको पसंद आए, आप हमारी मेहनत पसंद आए आपको, तो आप अपना छोटा सा सपोर्ट दिखाने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार आ रहे हैं, क्योंकि आपका ये छोटा सा सपोर्ट ही हमारे लिए भी मोटिवेशन का कारण बनता है दोस्तों। तो आप समझ रहे होंगे सारी चीज़ें। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने नेक्स्ट सेट की, और यहीं पर जो है हमारा वीडियो एंड होगा और नेक्स्ट सेट हमारा नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ठीक है। धन्यवाद।